नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। हरियाणा और यूपी सहित देश के इन राज्यों में फिर एक्टिव होगा मानसून। भारी बारिश का अलर्ट हुआ जारी। आमतौर पर 23 सितंबर तक हर साल में मानसून की विदाई हो जाती है, पर इस बार अक्टूबर शुरू होने के बाद भी अभी तक मानसून ने विदाई नहीं ली है। भारत के कई राज्यों में मानसून अभी भी सक्रिय है। आने वाले करीब 10 दिनों के दौरान उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी हरियाणा और NCR दिल्ली, साथ ही पूर्वी राजस्थान में झमाझम बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। हरियाणा के उत्तरी और पूर्वी जिलों में 5 से लेकर 9 अक्टूबर के दौरान हल्की से मध्यम बारिश और कुछ एक स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावनाएं बन रही है, जिनमें अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, सोना, तावड़ू, नूह, मेवात और संपूर्ण NCR दिल्ली में बारिश हो सकती है। साथ ही साथ रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ में केवल बादलवाई देखने को मिल सकती है। साथ ही सीमित स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी बारिश दर्ज की जाएगी। जबकि शेष हरियाणा की बात करें तो कुछ एक स्थानों पर केवल बिखराव वाली बारिश रहेगी। किसान फसलों की कटाई व भंडारण का काम जल्द से जल्द करें। हरियाणा में हिसार के आदमपुर हलके में उपचुनाव की घोषणा हो गई है। चुनाव 3 नवंबर को होगा और 6 नवंबर को मतगणना होगी। उपचुनाव की घोषणा होते ही तुरंत प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 7 अक्टूबर 2022 को अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन भरने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर है, जबकि नामांकन की जांच 15 अक्टूबर को होगी। उम्मीदवारों द्वारा 17 अक्टूबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं। 3 नवंबर 2022 को मतदान होगा और 6 नवंबर 2022 को मतों की गणना की जाएगी। आयोग ने उपचुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर EVM और VVPAT का उपयोग करने का निर्णय लिया है। पर्याप्त संख्या में EVM और VVPAT उपलब्ध करवाई गई हैं। साथ ही इन मशीनों की मदद से मतदान सुचारू रूप से संपन्न करवाना सुनिश्चित करने के लिए भी सभी जरूरी कदम उठा लिए गए हैं। हरियाणा में बढ़ेगा विदेशी निवेश। दुबई दौरे पर CM मनोहर लाल। ग्लोबल सिटी के लिए इन्वेस्टर्स को न्योता। हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं विभिन्न बैठकों के माध्यम से विदेशी कंपनियों के शीर्ष प्रबंधन के साथ बातचीत कर उन्हें हरियाणा में निवेश करने हेतु आमंत्रित करते रहते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री प्रतिनिधिमंडल के साथ दुबई दौरे पर गए हैं। अपने दौरे के दौरान वे लगातार वहां की बड़ी कंपनियों के शीर्ष प्रबंधन के साथ बैठकें कर प्रदेश में निवेश करने की अपार संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। गुरुग्राम में बनने वाली ग्लोबल सिटी सरकार की एक प्रमुख परियोजना है। NCR क्षेत्र में प्रदूषण को लेकर हरियाणा सरकार गंभीर बनाई गई यह योजना। हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR और आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा दिल्ली NCR क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में स्थायी सुधार के लिए बनाई गई नीति के तहत कार्य योजना तैयार की है। इस संबंध में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य इस कार्य योजना को जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से लागू करना है, साथ ही साथ वायु प्रदूषण के स्तर में कमी लाना है। मुख्य सचिव ने कहा कि इस नीति में उद्योग, परिवहन, निर्माण, सड़कों और खुले क्षेत्रों में धूल, सॉलिड वेस्ट और फसल जलाना आदि कारकों को शामिल किया गया है। नीति में थर्मल पावर प्लांट, स्वच्छ ईंधन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सार्वजनिक परिवहन, सड़क यातायात प्रबंधन, डीजल जनरेटर, हरियाली और वृक्षारोपण के माध्यम से वायु प्रदूषण को कम करने के उपायों पर जोर दिया गया है। हरियाणा के सभी चिड़ियाघरों में विजिटर एंट्री होगी मुफ्त। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर वन्यजीव सप्ताह में हरियाणा के सभी चिड़ियाघरों में विजिटर एंट्री मुफ्त यानी फ्री कर दी गई है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति फ्री में प्रवेश कर सकता है। इसके अतिरिक्त 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्यजीव सप्ताह के दौरान ज्यादा से ज्यादा बच्चों को चिड़ियाघरों को दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश के साथ साथ देश भर में वन्यजीव सप्ताह मनाया जा रहा है। वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए आम लोगों में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता लाने के लिए यह वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। इसके चलते हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी, रोहतक और पीपली में स्थित सभी तीनों चिड़ियाघरों में हर व्यक्ति का प्रवेश निःशुल्क यानी फ्री कर दिया है। हरियाणा रोडवेज किलोमीटर स्कीम बसों के चालकों का होगा फिटनेस टेस्ट। अनफिट मिले तो जाएगी नौकरी। हरियाणा रोडवेज के बेड़े में शामिल किलोमीटर स्कीम बसों के चालकों को भी अब फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। मेडिकल जांच में अनफिट पाए जाने वाले चालकों को इन बसों के परिचालन से हटा दिया जाएगा। रोडवेज मुख्यालय की ओर से इस संबंध में एक पत्र जारी किया जा चुका है। आपको यहाँ पर बताते चलें कि किलोमीटर स्कीम पर ली हुई बसों पर परिचालक रोडवेज के होते हैं, जबकि चालक बस के मालिक रखते हैं। कई बस मालिक कम वेतन के चक्कर में अनफिट और अनाड़ी चालकों को बसों पर लगा देते हैं, जिस कारण इन बसों से सड़क हादसों की आशंका बनी रहती है। साथ ही चालकों के पास वैध वाहन चालक लाइसेंस होने की भी गारंटी नहीं होती।
आदमपुर में चौथी बार होगा उपचुनाव, बीजेपी के साथ भजनलाल परिवार की प्रतिष्ठा लगी दांव पर। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में अब 3 नवंबर को चौथी बार उपचुनाव होगा और 6 नवंबर को मतगणना होगी। आदमपुर में इससे पहले साल 1998, 2008 तथा 2011 में उपचुनाव हुआ था और तीनों में ही भजनलाल के परिवार के सदस्यों ने जीत हासिल की है। उपचुनाव में भाजपा, कांग्रेस तथा आम आदमी पार्टी में मुकाबला होने के आसार हैं। इसके अलावा इनेलो भी उपचुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। उपचुनाव में पहली बार भजनलाल परिवार भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ेगा। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई या फिर उनके बेटे भव्य बिश्नोई भाजपा की टिकट से उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश तथा पूर्व सांसद पंडित रामजीलाल के भतीजे चंद्र प्रकाश का नाम चर्चा में है। इसके साथ साथ पूर्व विधायक कुलबीर बेनीवाल भी टिकट के लिए जोर लगा रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ चुके सत्येंद्र सिंह का नाम चर्चा में है। सत्येंद्र के अलावा भी कई नाम और चेहरे टिकट के लिए जोर लगा रहे हैं। बाकी भविष्य के गर्भ में है कि किस पार्टी से कौन सा उम्मीदवार उपचुनाव के मैदान में होगा। यहाँ उल्लेखनीय है कि मौजूदा गठबंधन सरकार में अब तक 2 चुनाव पहले हो चुके हैं। बड़ौदा तथा एलनाबाद उपचुनाव में गठबंधन सरकार को हार का मुंह देखना पड़ा था। अब 3 नवंबर को आदमपुर में होने वाले उपचुनाव में भजनलाल परिवार के साथ साथ सरकार की प्रतिष्ठा भी दांव पर होगी। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड जॉब्स अपडेट। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में आई अनेक पदों पर भर्ती, आज से ही आवेदन हुए शुरू। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा विभिन्न टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 27 अक्टूबर 2022 है। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 1 नवंबर 2022 तय की गई है। इन पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए, उन्हें कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए तथा उनकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 शब्द प्रति मिनट के आसपास होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 37 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन, मेडिकल परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। रेवाड़ी में खुला प्रदेश का तीसरा पीएम किसान समृद्धि केंद्र। ड्रोन सहित अन्य कृषि उपकरण किराए पर ले सकेंगे किसान। किसानों की आर्थिक दशा सुधारने और उन्हें सुदृढ़ बनाने की दिशा में केंद्र की मोदी सरकार ने एक जरूरी कदम उठाया है। केंद्र सरकार द्वारा छोटे व मध्यम किसान जो कृषि उपकरण खरीदने में असक्षम हैं, उन्हें उपकरण किराए पर दिए जाएंगे। इसके अलावा सरकार किसानों को खेतों में बीज और कीटनाशक छिड़काव के लिए ड्रोन किराए पर देने की व्यवस्था कर रही है। भारत सरकार के उपक्रम नेशनल फर्टिलाइजर की तरफ से हरियाणा में पानीपत और पंचकुला के बाद रेवाड़ी में तीसरा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खोला गया है। यहाँ पर किसानों को एक ही छत के नीचे कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। ऐसे में किसानों को खाद, बीज, कृषि उपकरणों व मिट्टी पानी की जांच के लिए भी अलग अलग जगहों पर चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रेवाड़ी शहर की नई अनाज मंडी में खोले गए इस केंद्र में किसानों को एक ही छत के नीचे विभिन्न फसलों के बारे में ट्रेनिंग, खाद और बीज भी मिलेंगे। पहले चरण में हरियाणा के हर जिले में, जबकि दूसरे चरण में ब्लॉक और गाँव के स्तर पर इस तरह के केंद्र खोले जाएंगे। HBSC अपडेट। छात्रों के लिए एक और सुनहरा मौका। 9वीं से लेकर 12वीं के छात्र 6 अक्टूबर तक ले सकते हैं दाखिला। किसी कारणवश स्कूल में दाखिला लेने से वंचित रह गए छात्रों को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी यानी HBSC ने एक और मौका दिया है। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक दाखिला लेने के लिए बोर्ड द्वारा 6 अक्टूबर तक एक और अवसर दिया गया है। इससे पहले शिक्षा निदेशालय द्वारा दाखिले की तारीखों को 2 बार बढ़ाया जा चुका है। शिक्षा निदेशालय के इस फैसले से निश्चित तौर पर उन बच्चों को जरूर राहत पहुंचेगी जो किन्हीं कारणवश पहले दाखिला नहीं ले पाए थे और अब इंतजार में थे कि उन्हें दाखिला लेने का एक और अवसर मिले। बता दें कि स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं सिर पर हैं। ऐसे में शिक्षा निदेशालय की ओर से दिया गया यह अवसर छात्रों के लिए आखिरी माना जा सकता है। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया सही तरीके से चलाई जाए ताकि जो भी बच्चे एडमिशन लेने का इच्छुक हैं उसे परेशानी न झेलनी पड़े। हालांकि राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य को CBSE के दिशा निर्देश पर काम करना होगा। दाखिले के लिए लास्ट डेट की बात करें तो 6 अक्टूबर रहेगी। छात्र इस समयावधि में किसी भी सरकारी या फिर प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। खेत में मौसम और मंडी में सरकार बनी किसानों की दुश्मन, नहीं मिल पा रहा है MSP का भाव। हरियाणा सरकार द्वारा 1 अक्टूबर से खरीफ फसलों की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2350 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि धान PR1 ग्रेड का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2060 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। मगर सरकारी खरीद शुरू होने से पहले ही प्रदेश के विभिन्न जिलों जैसे कि रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, भिवानी, चरखी दादरी आदि में किसान औने पौने दामों पर बाजरे की फसल बेचने को मजबूर हो चुके हैं। बता दें कि 1 अक्टूबर से बाजरे
की सरकारी खरीद शुरू हो गई थी, लेकिन खरीद अधिकारी नमी आदि बताकर किसानों का अनाज खरीदने में आनाकानी कर रहे हैं, जिसके चलते किसान अपनी फसल को मंडी में व्यापारियों के हाथों बेचने पर मजबूर हो रहे हैं। साथ ही किसानों को मजबूरी में अपने बाजरे की फसल को 1700 से 1900 रुपए प्रति क्विंटल तक बेचना पड़ रहा है। सरकार द्वारा एमएसपी पर खरीदने से आनाकानी करने पर किसानों को प्रति क्विंटल 400 से 500 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर न खरीदने पर हरियाणा सरकार पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि खेत में मौसम और मंडी में सरकार किसानों की दुश्मन बनी हुई है। खट्टर सरकार किसानों को ना तो एमएसपी दिला पा रही है और न ही बाजरा किसानों को भावांतर भरपाई योजना का लाभ दे रही है। अभी नहीं होगी पंचायत चुनाव की घोषणा, ये है बड़ा कारण। हरियाणा पंचायत चुनाव की घोषणा को लेकर अभी और इंतजार करना होगा। सोमवार को पंचायत चुनाव की घोषणा को लेकर खबर सामने आई थी। वहीं पंचायत चुनाव की घोषणा को लेकर 7 अक्टूबर तक इंतजार और करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हिसार और झज्जर जिला परिषद के ड्रा भी पेंडिंग है। हिसार का आदमपुर और झज्जर का बादली फिर से गाँव बने हैं। अगले 2 दिन में हिसार और झज्जर जिला परिषद के ड्रा करवा दिया जाएगा। इस बार राज्य में 71,763 पदों पर चुनाव होना है। राज्य में पहली बार चुनाव आयोग 4 चरणों में पंचायत चुनाव कराने जा रहा है। दिवाली के बाद होने वाले पंचायत चुनाव सीएम मनोहर लाल खट्टर की किसी परीक्षा से कम नहीं होंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के लिए भी प्रदेश पंचायत चुनाव किसी मापदंड से कम नहीं होंगे। कुल मिलाकर ये चुनाव हरियाणा बीजेपी के लिए काफी अहम होने वाला है। बीजेपी की तरह ही प्रदेश के कांग्रेस के लिए भी यह पंचायत चुनाव भी विधानसभा चुनाव से कम नहीं होगा। वहीं कांग्रेस में विरोधियों के बीच चुनाव जीतकर भी अपना कद तय करेंगे। खासकर जब दुष्यंत चौटाला सूबे की सरकार में डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं, उनकी पार्टी अपने दम पर राज्य में पैर पसारना चाहती है। उनकी राजनीतिक समझ का भी पता पंचायत चुनाव के नतीजों से चलेगा। इस राज्य स्तरीय मोर्चे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता वीरेंद्र सिंह की भी नजर है। अब उनके चुनाव प्रचार का पंचायत चुनाव में क्या असर होगा, यह देखना होगा। 10 अक्टूबर के आसपास चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम जारी करेगा। 6 अक्टूबर को हिसार में होगी इनेलो की राष्ट्रीय एवं राज्य कार्यकारिणी की अहम बैठक। इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय एवं राज्य कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक वीरवार 6 अक्टूबर को सुबह 12 बजे हिसार में रखी गई है। इनेलो के प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने चंडीगढ़ से जारी बयान में कहा है कि इस महत्वपूर्ण बैठक में पार्टी की जनरल बॉडी के तमाम राष्ट्रीय एवं राज्य पदाधिकारी, सदस्य, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, प्रकोष्ठों के प्रदेश एवं जिला संयोजक, जिला प्रभारी, हल्का प्रभारी, जनरल बॉडी के जिला, हल्का व शहरी प्रधान भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि बैठक में सोमवार को चुनाव आयोग द्वारा घोषित किए गए आदमपुर उपचुनाव के लिए भी मजबूत रणनीति तैयार की जाएगी। पार्टी संगठन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी एवं सुझाव लिए जाएंगे। साथ ही बेमौसमी बारिश के कारण खराब हुई किसानों की फसलों के लिए भी सरकार द्वारा 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की मांग और देश प्रदेश में मौजूदा राजनीतिक हालात एवं जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अहम प्रस्ताव भी पास किए जाएंगे। सट्टेबाजी के विज्ञापन न चलाएं टीवी ओटीटी प्लेटफॉर्म, सरकार ने जारी की नई एडवाइजरी। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी दी सलाह। केंद्र सरकार ने न्यूज वेबसाइट्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म और प्राइवेट सैटेलाइट चैनलों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट ने इस एडवाइजरी में कहा है कि वे बेटिंग वेबसाइट या ऐप के विज्ञापन अपने प्लेटफॉर्म पर न चलाएं। एडवाइजरी नहीं मानने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले इसी साल जून में केंद्र सरकार ने बच्चों को निशाना बनाने वाले भ्रामक विज्ञापनों को नियंत्रित करने के लिए भी गाइडलाइन जारी की थी। विज्ञापन करने वाले फिल्म एक्टर्स की भी जवाबदेही तय करने की बात कही थी। सरोगेट विज्ञापनों पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। बिना सत्यता साबित किए विज्ञापन करना बैन कर दिया गया। इसका मकसद भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाना है। मंत्रालय ने कहा है कि सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों के विज्ञापन एक गैर कानूनी गतिविधि है जिसे डिजिटल मीडिया पर नहीं दिखाया जा सकता है। गिरावट में बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 638 अंक गिरकर 56,788 पर बंद। अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 9% लूट का। सोने और चांदी में रही तेजी। मंदी की आशंकाओं से ग्लोबल बाजारों में खराब संकेत के चलते भारतीय शेयर बाजार में भी पहले कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 638 अंक लुढ़ककर 56,788 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 208 अंकों की गिरावट के साथ 16,885 के स्तर पर बंद हुआ है। सेंसेक्स के 30 में से 27 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। वहीं सिर्फ 3 शेयरों में तेजी दिखाई दी। अडानी एंटरप्राइजेज, आइसर मोटर्स, अडानी पोर्ट्स, टाटा कंज्यूमर, मारुति, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंडसइंड बैंक, हिंडाल्को निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स रहे। वहीं ओएनजीसी, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, बीपीसीएल, कोल इंडिया, एनटीपीसी, डीवीएस लैब और भारतीय एयरटेल टॉप गेनर्स रहे। दूसरी ओर सोने और चांदी में तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 50,387 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। वहीं चांदी की बात करें तो ये 57,317 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं रुपया डॉलर के मुकाबले 49 पैसे कमजोर होकर 81 रुपए 89 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।